हेलो गाइस। आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 कॉर्पोरेट गवर्नेंस। और ये वाला चैप्टर भी वन शॉट होने वाला है, यानी कि आप लोगों ने पहले एक बार ही कर लेना चाहिए। उसी के बाद ये वीडियो देखनी चाहिए ताकि एक रिवीजन हो जाए आप लोगों की। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बेसिक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे हम लोग कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है। उसके बाद आप लोगों को देखना है कि क्या क्या होता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अबाउट इंश्योरिंग दैट कंपनीज आर रन वेल इन द इंटरेस्ट ऑफ देयर शेयर होल्डर्स। कंपनी जो है वो एक तरह से आप कह लो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक तरह से सिस्टम है जो कि मतलब कंपनी वगैरह चलाती है ताकि जो भी शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट में कंपनी चल सके और वाइडर कम्युनिटी जो भी इसके यूजर्स वगैरह होते हैं उसके लिए नीड अरोज ड्यू टू हाई प्रोफाइल कोलैप्सेस ऑफ कंपनी जो बड़ी बड़ी आती जा रही थी। तो उनके पास कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं चल रहा था, ये नहीं पता था कि कंपनी चलानी कैसे है। तो ये सब चीज़ों की वजह से जो नीड आई, ज़रूरत पड़ी किस चीज़ की, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज़ पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी। जो पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज होती हैं, जो मतलब स्टॉक वगैरह में एक्सचेंज करती है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, तो उसके लिए जो है पूरी इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। क्या चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस। और इसके बाद अगर हम देखें तो मेंटेनिंग सेटिस्फैक्ट्री स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दोस्त ऑपरेटिंग अ कंपनी। और कंपनी कौन ऑपरेट करता है? देखो, जो भी सेटिस्फैक्ट्री जो भी स्टैंडर्ड्स वगैरह होते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, ये सबको मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि अब एक स्टैंडर्ड बनाया है कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपकी कंपनी को भी चाहिए। तो उसको मेंटेन करने के लिए एक होते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जिनको हम ईडी कहते हैं। ये जो हैं वो ऑपरेट करते हैं कंपनी को। और ईडी के साथ-साथ एक एनईडीज़ भी होते हैं, ठीक है? एक होते हैं ईडी, एक होते हैं एनईडी। तो ईडी का जो मेन काम होता है वो ऑपरेशन से रिलेटेड ही रहता है, कि जो भी मतलब डे टू डे एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं वो ये ईडी परफॉर्म करते हैं। और ये जो है एनईडीज़ होते हैं, यानी कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, ये जो होते हैं वो होते हैं इंडिपेंडेंट, आप लोग कह सकते हो न्यूट्रल। और ये जो है वो किसी का भी साथ नहीं देते, ना कि वो रहते हैं। ओके, सॉरी गाइस, वो पीछे थोड़ा बैकग्राउंड था। तो एनईडी जो होता है वो इंडिपेंडेंट रहते हैं, न्यूट्रल रहते हैं, और डे टू डे एक्टिविटीज़ में ये रेगुलर नहीं रहते जैसे ईडी रहते हैं। आप ईडी में एग्जांपल ले लो, फाइनेंस डायरेक्टर हो गया, सेल्स डायरेक्टर हो गया, ये सब डायरेक्टर जो होते हैं ना, वो सब ईडी में आ जाते हैं, क्योंकि इनका डे टू डे एक्टिविटीज़ से रिलेशन रहता है। लेकिन ये एनईडी जो है वो डे टू डे काम नहीं करते, ये मतलब टॉप मीटिंग लेवल, टीम मीटिंग लेवल में ये सब चीज़ें में जो इन्वॉल्व रहते हैं। इंडिपेंडेंट रहते हैं, न्यूट्रल रहते हैं, और ये भी देखते हैं कि आज जो ईडी काम कर रही है वो सही कर रही है या फिर नहीं कर रही, और ज़्यादा इनकी डोमिनेंसी वगैरह ना रहे कि ईडी सारी अपनी चीज़ें चला रही है, क्योंकि वो रोज़ काम यही करती हैं, तो सारे लोग इनको जानते वानते होंगे। और ये तो नहीं है कि मतलब अपनी सारी हुकूमत जमा रहे हैं, ठीक है? तो ये सब चीज़ें जो है वो एनईडी चेक करती है। और जो भी रेमनरेशन वगैरह ईडी को देनी होती है वो भी कौन देता है? एनईडी डिसाइड करते हैं, ठीक है? तो ये बेसिक ईडी और एनईडी में हम थोड़ा सा डिफरेंस देख सकते हैं। और इसी के साथ ये जो है द बोर्ड, ये जो है ये द बोर्ड, और यहाँ पर आपको बता रखा है कि बोर्ड के बारे में क्या क्या होता है। और यहाँ पर पहले वर्ड लो, नो द टर्म बोर्ड प्राइमरली, मतलब प्राइमरली जो मीन करते हैं सुपरवाइजरी बोर्ड इन अ टू टीयर बोर्ड अरेंजमेंट, या फिर आप इसको कह सकते हो एनईडीज एंड रेलिवेंट सब कमिटीज़। तो बोर्ड के अंदर आप जो एनईडी है और सब कमिटीज़ वगैरह है, इन सब के बारे में बता रखे हैं। कमिटीज़ वगैरह होती है जो कि मतलब एक टीम के कह लो कि पूरी, जैसे ऑडिट कमेटी हो गई, वो सारे ऑडिट का काम संभालेंगे, ठीक है? और नॉमिनेशन कमेटी हो गई, जो भी लोगों को लाना है, ठीक है, वो सब चीज़ें नॉमिनेशन कमेटी संभालेगी। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो पढ़ते हैं तो बोर्ड में क्या क्या है, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं बोर्ड्स की। रिव्यू और गाइड कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, जो भी आपकी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी है उसको रिव्यू करो, गाइड करो। मॉनिटरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द कंपनीज गवर्नेंस प्रैक्टिसेस एंड मेकिंग चेंजेस एज नीडेड। जो भी मतलब बोर्ड जो है वो रेगुलरली मॉनिटर करते रहते हैं कंपनीज की जो भी गवर्नेंस प्रैक्टिसेस हैं। और अगर कभी लगता है कि हमें ये चीज़ चेंज करनी चाहिए, अब ये चीज़ हमारे लिए इफेक्टिव नहीं है, तो उसको चेंज भी कर सकते हैं जो भी है ज़रूरत के अकॉर्डिंग, ठीक है? सेलेक्टिंग, कॉम्पनसेटिंग, मॉनिटरिंग एंड व्हेन नेसेसरी रिप्लेसिंग की एग्जीक्यूटिव। तो वही मान लो जैसे कि आपका जो भी एग्जीक्यूटिव वगैरह हैं, वो लोग अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, तो कब उनको निकालना है, या फिर उनको मॉनिटर कैसे करना है, जब जब वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको कैसे कंपनसेट करना है, कैसे कैसे उनको क्या क्या बेसिस पे उनको सिलेक्ट करना है कंपनी के अंदर, ठीक है? तो ये सब काम कौन करता है? बोर्ड। आगे देखें तो अलाइनिंग की एग्जीक्यूटिव एंड बोर्ड रेमनरेशन, जो भी मतलब बोर्ड की रेमनरेशन है कि एग्जीक्यूटिव उन सबको अलाइन करना, बोर्ड की रेमनरेशन को अलाइन करना, ठीक है? मॉनिटर एंड मैनेजिंग पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मैनेजमेंट, बोर्ड मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स। तो जो भी मॉनिटर करना, या फिर जो भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है ना मैनेजमेंट के अंदर की, अगर एक को लगता है कि यार ये चीज़ होनी चाहिए, एक को लगता है कि दूसरी चीज़ होनी चाहिए, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट वगैरह आ रहे हैं, तो इन सबको मॉनिटर करना, इन फिर मैनेज करना, ठीक है? ये क्या करते हैं बोर्ड मेंबर्स और शेयर होल्डर्स के बीच में। इंश्योरिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द कॉर्पोरेशंस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, ये
इंश्योर करना है कि सारी जो इंटीग्रिटी रहे कॉर्पोरेशन अकाउंटिंग की, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की, मतलब ये सब जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें जो हों फॉलो हों, और ओवरसीइंग द प्रोसेस ऑफ डिस्क्लोजर एंड कम्युनिकेशन, मतलब कंपनी जो है वो पूरा प्रॉपर डिस्क्लोजर दे। ज़्यादा ये नहीं रहे कि जो भी कंपनी कर रही है वो बता के ना करे, सब कुछ बताना चाहिए और डिस्क्लोजर सबका देना चाहिए, ठीक है। अगर हम आगे बढ़े तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस सेक्शन, मान लो कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो एक्शन में आ जाता है, तो क्या क्या हो सकता है। बोर्ड लीडरशिप इन कंपनी पर्पस, आप लोग देख कैसे कैसे देख सकते हो यार कॉर्पोरेट गवर्नेंस चल रहा है। बोर्ड लीडरशिप होगी कंपनी का पर्पस, जैसे कि इफेक्टिव बोर्ड लीडरशिप होगी, प्रमोट करेंगे लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सक्सेस, जो भी अगर बोर्ड लीडरशिप वगैरह रहेगी, जो भी कंपनी का पर्पस रहेगा उससे आज जो है वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सक्सेस मिलने वाली है। और डायरेक्टर शुड लीड बाय एग्जांपल, मतलब देखो कंपनी कौन चलाता है, डायरेक्टर्स चलाते हैं। शेयर होल्डर्स तो बस अपॉइंट कर लेते हैं डायरेक्टर्स को। अब आपको पता होगा प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप वगैरह। तो शेयर होल्डर्स जो है वो चाहते हैं कि डायरेक्टर अच्छे से कंपनी रन करें, तो डायरेक्टर को जो है वो शुड लीड बाय एग्जांपल। अगर डायरेक्टर अच्छा काम करेगा तो बाकी एम्प्लॉय मैनेजर ये सब चीज़ें जो हैं वो लोग उनसे मोटिवेट लेंगे कि हाँ भाई डायरेक्टर अच्छा काम कर रहा है, हमें भी करना है। डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिख रही है, अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस चल रहा है, इसका मतलब जैसे कि इंडिपेंडेंट चेयर लीड द बोर्ड। आप लोगों को पता होगा कि यार CEO और चेयरमैन, ठीक है, चेयरमैन ये दोनों अलग अलग पर्सन होने चाहिए। ये नहीं कि भाई CEO भी एक हो और चेयरमैन भी एक ही हो। तो इससे जो होता है वो डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती। अगर आप थोड़ा सा देखो तो ये होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। तो इनके ऊपर जो आते हैं वो होते हैं चेयरमैन, ठीक है। ये जो होते हैं चेयरमैन, ये BOD के हेड होते हैं, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के। और BOD के अंडर जो आते हैं वो CEO आते हैं, ठीक है। CEO आते हैं, और BOD में आप देखते हो तो सब कमिटीज़ वगैरह भी आती हैं। तो चेयरमैन और CEO ये दोनों अलग अलग पर्सन होने चाहिए, ताकि जो हेड रहे वो अलग हो और जो इसके अंदर रहे वो CEO अलग हो। लेकिन अगर चेयरमैन और CEO अलग अलग नहीं हुए, एक ही बंदे हुए, तो डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होगी, एक ही बंदा दोनों का काम संभालेगा, और थोड़ी इंडिपेंडेंसी भी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यहीं पे ये भी लिखा है CEO और चेयर शुड बी टू इंडिविजुअल, यानी कि अलग अलग लोग होने चाहिए। बोर्ड शुड बी बैलेंस, बोर्ड जो है वो बैलेंस होना चाहिए। मान लो अगर NED जो हैं वो हमारे पास 5 हैं, तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी 5 होने चाहिए। मतलब ये होना चाहिए कि दोनों सेम सेम रहें, या फिर NED ज़्यादा रहें तो वो बेटर रहेगा, लेकिन अगर ED ज़्यादा रहें तो वो गलत होगा, बैलेंस रहना चाहिए। हाफ द बोर्ड शुड बी इंडिपेंडेंट, हाफ द बोर्ड यानी इंडिपेंडेंट का मतलब कहाँ गया, NED जो कि इंडिपेंडेंट हो, न्यूट्रल रहें। तो हाफ तो रहना ही चाहिए, हाफ से ज़्यादा रहे तो कोई दिक्कत की बात होगी नहीं वैसे। उसके बाद देखते तो कॉम्पोजिशन सक्सेशन एंड इवैल्यूएशन कैसे कैसे होता है। तो बोर्ड अपॉइंटमेंट्स मेड बाय नॉमिनेशन कमेटी, अगर जो बोर्ड अपॉइंटमेंट है वो नॉमिनेशन कमेटी की बात करी जाए, यानी कि जो भी कंपनी में चाहिए लोग वगैरह वो नॉमिनेशन कमेटी ला रही है, उसके अंदर कौन कौन होता है, मेजोरिटी NED यानी कि जो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं। तो ये क्या इंश्योर करेंगे यार, देखो जो भी बंदे हैं वो अच्छे हैं, कोई अपने न्यूट्रल रह के सिलेक्शन करेंगे, ये नहीं कि अपने पड़ोसी पड़ोसी रिलेटिव वगैरह को लेंगे, ठीक है। अपॉइंटमेंट्स जो होती हैं वो बेस्ड होती हैं मेरिट पे, यानी कि बेस्ट पर्सन फॉर द जॉब। कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स और एक्सपीरियंस होता है, जो जिनके पास उन सबको आते हैं। एनुअल री इलेक्शन होता है सारे डायरेक्टर्स का, और चेयर मस्ट बी रिप्लेस्ड आफ्टर 9 ईयर्स। तो चेयर यानी कि चेयरमैन जो होते हैं ये यानी कि वो हर 9 साल के बाद जो है वो रिप्लेस किए जाते हैं, यानी कि अलग लाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि ऑडिट, रिस्क एंड इंटरनल कंट्रोल इसके अंदर क्या क्या आता है। तो ऑडिट कमेटी शुड इंश्योर इंडिपेंडेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर एंड एक्सटर्नल ऑडिटर फंक्शन, यानी कि देखो ऑडिट ये वाली चीज़ें क्या करती है, तो इसके अंदर ऑडिट कमेटी जो है उसको इंश्योर करना है कि इंटरनल ऑडिट को भी इंडिपेंडेंस मिले, एक्सटर्नल ऑडिटर को भी इंडिपेंडेंस मिले। इन सब के फंक्शंस को इंश्योर करना है कि यार देखो अगर एक्सटर्नल ऑडिटर बाहर से आ रहा है तो उसको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। इंटरनल ऑडिटर जो काम कर रहा है कंपनी के अंदर बैठे बैठे, उन सबको इंडिपेंडेंस मिले, कोई बीच में उनकी बाधा वादा ना आए, रुकावट ना आए, ठीक है। तो उनके जो जो काम है वो सब वो अच्छे से परफॉर्म कर सकें। बोर्ड शुड मैनेज रिस्क एंड ओवरसी इंटरनल कंट्रोल, बोर्ड को जो है वो रिस्क को मैनेज करना चाहिए और देखना चाहिए कि इंटरनल कंट्रोल्स कैसे कैसे चल रहे हैं, ये सब भी हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर, ठीक है। तो ऑडिट कमेटी मस्ट बी इस्टेब्लिश्ड, एक ऑडिट कमेटी बनानी चाहिए जिसके अंदर 3 कौन होने चाहिए, NED, यानी कि अगर आप ऑडिट कमेटी बना रहे हो वो सब ये फंक्शन संभालेगी इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट के, लेकिन उसके अंदर मिनिमम जो है वो 3 NEDs तो होनी ही चाहिए, यानी कि जो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वगैरह होते हैं। चेयर शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ ऑडिट कमेटी, तो हमने जो चेयरमैन पढ़ा था वो ऑडिट कमेटी का मेंबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बीच में दिक्कत लाएगा कि ऑडिट ये सब करना है वैसे करना है, ठीक है। तो उससे जो है वो थोड़ी इंडिपेंडेंसी में भी फ़र्क पड़ सकता है। एटलीस्ट 1 मेंबर विद रीसेंट एंड रेलिवेंट एक्सपीरियंस, यानी कि आप लोग मान लो आप लोग जो जैसे ACCA कर रहे हो, ठीक है। तो जो भी हमारे ऑडिट कमेटी में लोग होने चाहिए, उनमें से एक मेंबर तो ऐसा होना चाहिए जिसके पास रीसेंट और रेलिवेंट एक्सपीरियंस रहे, वो जैसे कोई फील्ड में, ऑडिट पूरी फील्ड में,
और कोई एक डिग्री वगैरह भी हो, फाइनेंशियल एक्सपर्टीज़ हो बेसिकली, ठीक है। अगर हम इसके बाद आगे पढ़ें तो जो है वो रेम्यूनरेशन की बात आती है, ठीक है। रेम्यूनरेशन सेट बाय रेम्यूनरेशन कमेटी, ठीक है, जो रेम्यूनरेशन जो है वो रेम्यूनरेशन कमेटी से डिसाइड करती है। इसके अंदर भी जो है वो 3 एनईडीज़ होने चाहिए, ओके। रेमनरेशन शुड प्रमोट लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सक्सेस। देखो, रेमनरेशन जो होती है वो सही से सेलेक्ट करनी चाहिए, जो भी आप पे वगैरह कर रहे हो। ये नहीं होनी चाहिए कि यार भाई कम, आप काम तो 12-12 घंटे करा रहे हो लेकिन जो आप पे करा रहे हो वो भाई बहुत कम है, बहुत बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। तो रेमनरेशन अच्छी होनी चाहिए और प्रमोट करनी चाहिए लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सक्सेस को। पॉलिसी फॉर सेटिंग रेमनरेशन शुड बी फॉर्मल एंड ट्रांसपेरेंट। बताना चाहिए कि आप लोग किस आधार पर जो है वो पेमेंट कर रहे हो, कितने ओवर टाइम के हिसाब से कितने ज़्यादा आप पेमेंट कर रहे हो, या फिर जितने भी पे कर रहे हो किस हिसाब से कर रहे हो, ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। नो डायरेक्टर शुड बी इन्वॉल्व इन सेटिंग देयर ओन पे। जो डायरेक्टर्स होते हैं वो अपने, जैसे देखो, एक होते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एक होते हैं एनईडीज, ठीक है। तो ये दो ही डायरेक्टर्स हैं। ईडी जो हैं वो एनईडी डिसाइड करते हैं कि जो भी इनकी सैलरी होगी वो कौन डिसाइड करेगा, एनईडी, ठीक है। लेकिन अब इनकी सैलरी कौन डिसाइड करेगा, तो एनईडीज की सैलरी या तो फिर शेयर होल्डर्स डिसाइड करेंगे कि इनको कितने देने हैं, या फिर मार्केट रेट्स के अकॉर्डिंग, कि मान लो अभी मार्केट में जो है वो एक डायरेक्टर्स को इतना पे मिल रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग एनईडीज को भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों के हिसाब से रेमनरेशन डिसाइड होती है। और बोर्ड चेयर कैन ओनली बी ए मेंबर ऑफ रेमनरेशन कमेटी इफ इंडिपेंडेंट ऑन अपॉइंटमेंट। तो बोर्ड का चेयरमैन, जैसे कि हमने पढ़ा था, चेयरमैन जो है वो पहले ऑडिट कमेटी में तो नहीं मेंबर होना चाहिए, लेकिन रेमनरेशन कमेटी में तभी हो सकता है जब वो इंडिपेंडेंट हो, यानी कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो। अगर वो नहीं है तो वो नहीं बन सकता। इसके बाद अगर हम बात करें तो वर्क फोर्स पे शुड बी कंसीडर व्हेन सेटिंग एग्जीक्यूटिव पे, यानी कि ये देख लो, आप मान लो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को आप कितना कर रहे हो, 50,000 रुपये, ठीक है। और आगे जो इसके अंडर काम करते हैं आप लोग उसको पे कर रहे हो 45,000, ठीक है। अब बताओ, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इतना सारा काम कर रहा है लेकिन आप उसको कितना पे कर रहे हो, खाली 50,000, और जो उसके अंडर काम कर रहे हैं उसको 45,000। मतलब आप इतना ही वो समझते हो कि जो लोग काम कर रहे हैं वो 45,000 के लायक हैं और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर खाली 50,000 का। ये तो बहुत नाइंसाफ़ी है ना, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कितना काम करता है। तो इस हिसाब से पे रखो कि हाँ, दोनों के बीच में मतलब दिखे कि हाँ भाई, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की सैलरी इतनी है और वर्कफोर्स की इतनी है, यानी कि अगर एग्जीक्यूटिव की 50,000 है तो वर्कफोर्स की समवेयर अराउंड 20 या 25,000 इतनी कुछ हो, ताकि पता लगे कि हाँ भाई, इसकी ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और ये जो है अपने वर्कफोर्स है, ठीक है। एन ई डी इज़ पेड अकॉर्डिंग टू टाइम कमिटमेंट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। एन ई डी जो होते हैं वो उनकी टाइम कमिटमेंट्स के अकॉर्डिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग पे किए जाते हैं। ये नहीं कि भाई इस साल हमारा इतना प्रॉफिट होगा तो आपको इतना पे मिलेगा, क्योंकि देखो, अगर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग अगर ये पे होने लग गए तो वो कहेंगे यार चलो हम भी क्या ही देख रहे हैं, हम भी प्रॉफिट बढ़ाने को देखते हैं, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो हमें भी अच्छा पे मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए इनका जो है वो जितना टाइम देते हैं और जितनी भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं उसके अकॉर्डिंग पे मिलता है। अगर हम आगे बात करते हैं ऑडिट कमेटी की, तो ऑडिट कमेटी में क्या क्या कॉम्पोजिशन रहता है। 3 तो है वो एनईडीज होने चाहिए, इंडिपेंडेंट, ठीक है, एटलीस्ट 1 विद फाइनेंशियल एक्सपर्टीज, जिसे हम ऊपर पढ़ा था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द, मतलब देखो, अगर एक ऑडिट कमेटी होगी, आप लोगों की जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह बनेगी, एक तो पब्लिक का कॉन्फिडेंस आएगा कि इसके अंदर तो भाई ऑडिट कमेटी थी, मतलब जो भी चीज़ें हो रही हैं वो रेगुलरली रिव्यू वगैरह चेक वगैरह हो रही होंगी, तो मतलब ज़्यादा फ्रॉड और एरर नहीं होगा। असिस्ट डायरेक्टर्स इन मीटिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जो भी डायरेक्टर्स हैं उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी कि जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के रिकॉर्डिंग जो भी ज़रूरत वगैरह होगी तो डायरेक्टर्स को असिस्ट कर सकते हैं। और एक्सटर्नल ऑडिट का लाइजन, यानी कि बीच में इंटरमीडिएरी या फिर मीडिएटर टाइप बन सकते हैं। बाहर से एक्सटर्नल ऑडिटर आते हैं, ठीक है, तो वो सीधा आके ऑडिट कमेटी के पास बातचीत वगैरह कर सकते हैं और ये जो है वो सब कुछ बता देंगे कि ऑडिट से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम फंक्शन देखें तो मॉनिटरिंग इंटीग्रिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सही से बन जाए, रिव्यू करें इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स जो भी हैं। मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग इंटरनल ऑडिट फंक्शन, जो भी इंटरनल ऑडिट का फंक्शन है वो कौन मॉनिटर और रिव्यू करता है, ये ऑडिट कमेटी करती है। मेकिंग रिकमेंडेशंस, रीअपॉइंटमेंट, रिमूवल एंड रेमुनरेशन ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटर। तो ये रिकमेंडेशन देते हैं, रीअपॉइंट करते हैं या फिर रिमूव करते हैं, ठीक है, किस किस को, एक्सटर्नल ऑडिटर, मतलब जो भी एक्सटर्नल ऑडिटर बाहर वाले जो लोग आ रहे हैं वो हमारी कंपनी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह ये सब चीज़ें चेक करने आ रहे हैं, तो उसको रिकमेंड करते हैं, रीअपॉइंट करते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। और जो रेमुनरेशन होती है वो भी कौन डिसाइड करता है, ऑडिट कमेटी, ठीक है। तो ऑडिट कमेटी का भी जो है वो इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। अगर हम इसके बाद बात करते हैं रिव्यूइंग एंड मॉनिटरिंग द एक्सटर्नल ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑडिट प्रोसेस। जो भी पूरा ऑडिट प्रोसेस चल रहा है एक्सटर्नल ऑडिटर के बारे में कि वो पूरा इंडिपेंडेंट है या फिर नहीं, मतलब अच्छे से चेक करेगा ना, मतलब ऐसा होना चाहिए कि ये नहीं कि उसका कोई इंटरेस्ट वगैरह हो कंपनी में तो आके वो ऑडिट करे और पूरा ख़राब ऑडिट करके चला जाए। तो एक्सटर्नल ऑडिटर को अच्छे से जांच पड़ताल करना भी ये ऑडिट कमेटी का ही काम है।
डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसी ऑन द एंगेजमेंट ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटर टू सप्लाई नॉन। देखो, जो ऑडिट फर्म आती है वो खाली ऑडिट सर्विसेज नहीं देती, नॉन ऑडिट सर्विस भी देती है। यानी कि मान लो ये वाली कंपनी है, ठीक है, और ये जो है आपकी ऑडिट कंपनी है और ये क्लाइंट कंपनी है। तो इन लोगों को थोड़ा सा मान लो बुक कीपिंग वगैरह करानी है, पेरोल वगैरह कराने हैं, तो और इनके पास ज़्यादा स्टाफ है नहीं, तो ये कहते हैं ऑडिट कमेटी को कि आप लोग ये अपने मेंबर दो और ये सब काम करा दो। तो ये सब काम कराने की भी इनको कहते हैं नॉन ऑडिट सर्विसेज। तो जो ये सप्लाई कर रहे हैं, तो ये सब बीच में जो भी पॉलिसीज़ वगैरह हैं वो सब भी कौन डिसाइड करता है? ऑडिट कमेटी। इसके बाद रिव्यूइंग अरेंजमेंट्स फॉर कॉन्फिडेंशियल रिपोर्टिंग बाय एम्प्लॉयज़ एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ पॉसिबल इम्प्रॉपर्टीज़। यानी कि ये होना चाहिए जो भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशंस हैं जो एम्प्लॉयज़ के द्वारा जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो सब रिव्यू करनी चाहिए और देखना चाहिए कि यार ज़्यादा लीक वगैरह ना, जिसको कहते हैं हम विसल ब्लोइंग की जो भी चीज़ है बाहर फैले ना, ठीक है। अगर हम बात करें आगे ऑडिट कमेटी और इंटरनल ऑडिट के बारे में, तो द ऑडिट कमेटी should ensure internal auditor has direct access to the board chair and to the audit committee। मतलब देखो, इंटरनल ऑडिटर क्या है? एक तरह से आपके अंदर कंपनी का एक एम्प्लॉय है और वो आप लोगों की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह चेक करेगा, बाकी कंट्रोल लिखेगा अच्छे से चल रहा है, रिव्यू करेगा, ये सब चीज़ें। तो उनको इंश्योर करना है कि इंटरनल ऑडिटर जो है वो उनका डायरेक्ट एक्सेस हो बोर्ड के चेयरमैन से और एंड टू द ऑडिट कमेटी, ताकि वो जो जो चीज़ें चाहता है वो चीज़ें वो कर पाए। और रिव्यू एंड असेस द एनुअल इंटरनल ऑडिट वर्क प्लान। जो भी इंटरनल ऑडिट का वर्क प्लान होगा एनुअल, वो सब रिव्यू और असेस करता है। ये सब कौन करता है? ऑडिट कमेटी और इंटरनल ऑडिट। तो इन दोनों के बीच में हम रिलेशंस पढ़ रहे हैं। तो रिसीव रिपोर्ट्स ऑन द रिजल्ट्स ऑफ इंटरनल ऑडिट वर्क। तो रिपोर्ट वगैरह रिसीव करते हैं जो भी इंटरनल ऑडिट का वर्क होगा। इफ़ नो इंटरनल ऑडिट फंक्शन इन प्लेस, रिव्यू नीड फॉर एन वन एनुअली। मान लो बहुत सी कंपनी जो होती हैं वो इंटरनल ऑडिटर नहीं रखती, तो अगर नहीं है उस केस में तो आप ऐसा कर सकते हो कि एक साल में एक बारी तो इंटरनल ऑडिट जो है वो चेक करा लो, रिव्यू वगैरह करा लो, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट टॉपिक जो है वो हमारा है रिस्क मैनेजमेंट। तो ऑल कंपनीज फेस रिस्क ऑफ एनी काइंड। बहुत 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 टाइप के रिस्क होते हैं, ठीक है। तो कंपनीज मस्ट एड्रेस द रिस्क इश्यूज एंड पहले तो कंपनीज को आइडेंटिफाई करना चाहिए क्या क्या रिस्क हैं और जो भी फेस किए जाते हैं, जैसे कि ऑपरेशनल हो गया, फाइनेंशियल हो गया, लीगल हो गया। रिस्क बहुत टाइप के होते हैं, कोई डे टू डे में चल रहा है, कोई फाइनेंस में चल रहा है, कोई लीगल में चल रहा है, ठीक है, किसी ने क्लेम ले लिया, ये सब कर दिया, ठीक है। तो मैं मेंटेन है रिस्क रजिस्टर, एक रिस्क रजिस्टर बना लो, जैसे कि आपका एक एनसी रजिस्टर होता है, ठीक है। वैसे ही एक रिस्क रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए। एसेस द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ ईच रिस्क। जो भी इम्पोर्टेंस है रिस्क की वो देखो कि यार कौन सा जैसे कि एक रिस्क ये है, एक रिस्क ये अड़ी है, लेकिन इससे जो है आपको आने वाले टाइम में 100,000 का नुकसान हो सकता है, लेकिन इससे जो हो सकता है वो मान लो 1,000 का हो सकता है। तो रिस्क मतलब अलग अलग अमाउंट्स के भी हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के भी हो सकते हैं। तो देखो किसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। समटाइम्स एक्सेप्ट द रिस्क एज एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ इट्स ऑपरेशन। मतलब मान लो कि आप लोगों को कुछ काम करना है, ये वाली चीज़ आपको करनी ही करनी है, तो बीच में आपको थोड़ा बहुत रिस्क आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसका फ़ायदा भी तो देखो। अगर आप मान लो कि ये वाली चीज़ कर रहे हो, कोई भी एग्जांपल ले लो, ठीक है, तो आपको रिस्क आ रहा है कि आपको जो है वो 10,000 तक का लॉस हो सकता है, लेकिन अगर आपने वो काम कर दिया तो एक साल बाद या फिर 3-4 महीने बाद ये 10,000 का आपको फ़ायदा भी हो सकता है, जो कि 100,000 तक का जा सकता है, ठीक है। तो अगर आप ये थोड़ा रिस्क ले रहे हो तो कोई बात नहीं, अभी रिस्क है, बाद में जाके आपको प्रॉफिट होना है। तो ये सब चीज़ें देखनी चाहिए, ये सब रिस्क मैनेजमेंट में होता है और यहीं पे हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का भी चैप्टर खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सब ये चैप्टर जो है वो समझ आ गया हो। अगर समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है गाइज़। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।